नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। हफ्ते की शुरुआत हो गई है और हम ऐसी खबरें लेकर हाजिर हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज इन खबरों को बताने के लिए, समझाने के लिए आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं आनंदो चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आनंद, आज की बड़ी खबर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन अब ये पुख्ता हो गई है खबर। इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापा है, बैंक्स रिलीव्ड एज गवर्नमेंट विल फुट बिल फॉर इंटरेस्ट वेवर। तो ब्याज पर ब्याज देने की जो एक परेशानी थी, आपको भी चिंता सता रही थी कि भाई ब्याज पर ब्याज ना देना पड़ जाए, सरकार कह रही है नहीं दिया जाएगा। और बैंकों को भी तकलीफ ना हो, ये 5 से 5.5 हजार करोड़ का जो खर्च है वो सरकार अब उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ी रिलीफ है। बड़ी रिलीफ है। और सरकार जैसे हम कह रहे थे शुरू से ही कि सरकार को ये खर्च उठाना चाहिए, क्योंकि कोविड के बीच में लोग काम नहीं कर पाए हैं। जब भी कोई लोन लेता है संदीप, तब वो सोचते हैं कि मैं लोन रीपे इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मेरी जो आमदनी होगी, जितना मेरा ईएमआई है उससे ज्यादा होगी। लेकिन इतने लोगों की नौकरी चली गई, इतने लोग घर पे बैठे हुए हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको इनकी आमदनी नहीं हुई, उसके बीच अगर उनको ईएमआई देना पड़े तो एक प्रॉब्लम था। तो इसमें मॉरेटोरियम दिया गया था, कहा गया था कि आप ईएमआई नहीं दे पा रहे तो आप बाद में दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप किसी भी लोन का ईएमआई नहीं देते हैं तो वो अमाउंट नया लोन के तौर पे बैंक के लिए आ जाता है, क्योंकि बैंक के पास जब पैसा वापस आता है वो पैसा वो दूसरों को लोन में दे देते हैं और उस पर उनकी आमदनी होती है। अगर वो 10% पे लोन दे रहे तो 10% आमदनी है। अगर आप बैंक को पैसा, वो ईएमआई अगर आपका 10,000 रुपए है और वो ईएमआई आपने वापस नहीं दिया तो बैंक का लॉस है वहां पर। तो वो इंटरेस्ट वो आपको चार्ज कर रही है। इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये बैंक का बिजनेस है। और ये 2 करोड़ तक के जो लोन थे, इसमें एक ये कैच भी है, ये नहीं कि आपका 100 करोड़ का लोन था तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपका वेव ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये 2 करोड़ का लोन तक दिया गया है, यानी कि छोटे जो एमएसएमई या जो हैं बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे कारोबार हैं, और जो हाउस होल्ड के लोग हैं जो पर्सनल लोन वगैरह लिया है। आपने एक खबर इसके साथ जोड़ा भी था, वो क्रेडिट कार्ड मैं हेडलाइन पढ़ देता हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के बिजनेस पेज की हेडलाइन है, कार्ड यूजर्स टू गेन मोर फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर। यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आपका होम लोन है, वो चल रहा है 20 साल का, आपने लोन लिया और कैलकुलेशन भी दी है, 50 लाख का लोन लिया है तो आपको 2,944 रुपए का फायदा होगा। 1 करोड़ का है तो 5,887, 2 करोड़ का है तो 11,774 रुपए का फायदा। जबकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, 1 लाख का आपका लोन है, आपने यूज किया है क्रेडिट कार्ड को, तो 1,396 रुपए का फायदा 1 लाख पर, और 50 लाख का होम लोन है तो 2,944 रुपए का फायदा। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए और बड़ी राहत है ये दरअसल। बिल्कुल, ये राहत मुझे लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो आउटस्टैंडिंग होता है 1 लाख वगैरह, ये ज्यादा जो अमीर लोग हैं उन्हीं का होता है। आप देख लेंगे उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होगा इसमें, जैसे कि आपका। इसका कारण ये है कि क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। आप क्रेडिट कार्ड अगर बिल नहीं पे कर पाए, आपने सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया, तो उस पे जितना आपका इंटरेस्ट बनता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। 40, 42, 43% तक भी चार्ज किया जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक राहत लोगों को जरूर मिली है इस मूव से। और हाँ, बहुत लोग रोएंगे कि भैया अंत में जाके ये टैक्स पेयर को ही देना पड़ता है, तो इसमें फायदा किसका है? टैक्स पेयर को ताकि ना देना पड़े, इसके लिए सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना होगा। सरकार अपना अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए और उसको अगर सरकार लोन लेकर दे तो ये टैक्स पेयर के खाते से नहीं जाता है। ये भी आपने फिस्कल डेफिसिट का भी जिक्र किया, उससे जुड़ी और एक बड़ी खबर भी है, लेकिन उस पर आऊं उससे पहले इसी खबर से जुड़ी एक और इसका एस्पेक्ट मिंट ने छापा है,
रेट वेवर लाइकली टू वर्सन बैंक्स वूज, यानी कि अब रीस्ट्रक्चर होगा, अब सारे बहुत लोगों के खाते बैंक में हैं, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक मेहनत एक्सरसाइज होने वाली है। ये किस तरह से किया जाए? बिल्कुल। तो इसमें एक चीज है जो हम कभी देखते नहीं है, वो है बैंकों का जो खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक चीज है ना। जैसे कि आप डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखिए, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे मुझे याद है मैंने एक सवाल पूछा था एक बैंक के चेयरमैन से जो उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए हम कर रहे हैं। देश के लिए वो कर रहे थे जरूर, मुझे लगता है, लेकिन साथ में आपको याद होगा कि बहुत सारे जो बैंक के कैशियर थे, बैंक के लोग काम करते थे, उनको ज्यादा घंटों घंटों ज्यादा काम करना पड़ रहा था। हाँ, बहुतों को ओवर टाइम देना पड़ा था, है ना। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, ये सब बढ़ रहा था। उसका खर्चा कौन उठा रहा था? कोई नहीं, है ना। लोग जाकर पैसा जमा कर रहे थे, इसका खर्चा कौन उठा रहा था? बैंक ने जो पैसा सारा ले लिया, उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका पैसा खर्चा कौन उठा रहा था? कोई नहीं। तो बैंक का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो हम नहीं देखते। हम कहते कि बैंक ने मुझसे तो भैया 10% में लोन दिया, लेकिन मैं जो पैसा जमा कर रहा हूं उस पे सिर्फ 5% दे रही है। क्यों? क्योंकि बैंक का एक कॉस्ट है, जितना एफिशिएंट बैंक होगा उतना कम कॉस्ट होगा उसका। और दूसरा है, आपको लोन देने में भी कॉस्ट है और आपसे डिपॉजिट लेने में भी कॉस्ट है। तो ये सारा जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो खेल है, इसमें एक तो है कि पूरा सोचना पड़ेगा कि किसका रीस्ट्रक्चरिंग करे। क्या ये ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड एसेट है? क्या इसके पास पैसे थे फिर भी इसने नहीं दिए? ये सब सोचना पड़ेगा। और इस पे बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारे मैन आवर्स जाएंगे। और इसमें मुझे लगता है इसका खर्चा बैंकों को पड़ेगा, चाहे सरकार सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा उठा ले या नहीं। ये खर्चा जो ह्यूमन रिसोर्स का खर्चा है, ये बैंक को उठाना पड़ेगा। और यहां पर हम बता दें, ब्याज पर ब्याज में छूट मिली है। ब्याज आपको देना होगा, जो ईएमआई का है उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन आप फिस्कल डेफिसिट का भी जिक्र कर रहे थे, उससे जुड़ी खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट कुड बी अ रेंज, नॉट फिक्स्ड फिगर। अब यहां थोड़ा सा दर्शकों को आप समझाइए, एफआरबीएम जो बिल है वो क्या है। ये 2003 में जो एक्ट आई थी, और 3% लेकर आना है हमें अपना वित्तीय घाटा। ये उस दिशा में कदम हम उठा रहे थे। और 2019-20 के लिए 3.8, 2020-21 के लिए 3.5, फिर 3.3 2021-22 और 22-23 तक 3.1% वित्तीय घाटा लाना था। अब कहा जा रहा है देखिए ये संकट काल है, संक्रमण काल है, अब इन बाउंड्रीज में, इन रिस्ट्रिक्शंस में काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखिए आपकी एक तो है कि जो एफआरबीएम एक्ट है हमारा, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट बिल जो एक्ट आया था, उसमें सीधा है कि आप आधा परसेंट इधर उधर कर सकते हैं जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन है। तो जैसे कि आपका टारगेट अगर 3.3 है तो आप 3.8 तक जा सकते हैं। असल में क्या होता है कि वो आधा % से ज्यादा तो जाता ही है, लेकिन सरकार जो खर्चा करती है वो बजट के बजट के बाहर कर देती है। जैसे कि अगर आपको एफसीआई को आपने कहा कि आप प्रोक्योरमेंट कर लीजिए, आप अभी बता रहे थे मुझे पंजाब से आए हैं, एफसीआई और पंजाब हरियाणा में मैंने सुना है, कहा गया है कि जल्दी से प्रोक्योरमेंट कीजिए, क्योंकि ये सारे जो किसान है गुस्से में हैं, इनसे जल्दी से खरीदी शुरू होती थी, 26 से कहा गया है, लेकिन अभी भी खरीदी नहीं हो रही है। मैं वहां पर घूम कर आया, हाँ 5 दिन पहले से खरीदी की घोषणा कर दी गई, खरीदी की घोषणा कर दी है। लेकिन मैं ये भी आपको कह रहा हूं कि एफसीआई जो खरीदती है, इसको सरकार को पैसे देने चाहिए ना। लेकिन एफसीआई का लोन बहुत बढ़ गया है। अब बजट में आपको दिखेगा कि भैया बजट तो बिल्कुल खर्चा नहीं बढ़ा है, लेकिन एफसीआई का जो लोन है वो तो आपका फूड सब्सिडी बिल है, वो आपने बजट में डाला नहीं। उन सबको आप जोड़ लेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा होता ही है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि बजट में इस तरीके से दिखाती है, जैसे आपने आज एक और खबर आई है, मैं उस पे जाने से पहले एक बार कह दूं कि हर बजट में आपने देखा होगा एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट दिया जाता है। हाँ, कहा जाता है कि हम इतने लाख करोड़ रुपए इस बार जैसे 2,10,000 करोड़ का टारगेट है।
और पिछले साल शायद 1 लाख कुछ करोड़ का टारगेट था। अब बहुत आसान है कहना कि इतना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। अगर मैंने कह दिया कि 2 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, आप याद रखिए कि 2 लाख करोड़ कितना होता है? बजट का 1%, है ना? जीडीपी का 1%, 2 लाख करोड़ जीडीपी का 1% है। अगर 2 लाख करोड़ में से एक पैसा भी नहीं आया तो आपका फिस्कल डेफिसिट 3.2 से कहां जाएगा संदीप जी? सीधा 4.2 पे जाएगा। अगर आधा आया तो 3.6 पे जाएगा। तो इसलिए पूरा देखा जाता है कि कितना हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, इतना। अब मुझे फिस्कल डेफिसिट दिखाना है 3.1, तो क्या करूं? डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को बढ़ा दो, रेवेन्यू टारगेट को बढ़ा दो इस तरीके से, जबकि मुझे पता है पिछले साल भी रेवेन्यू नहीं आया मेरा। और उसी तो से जुड़ी खबर भी जोड़ ही देते हैं, इसको भी समझाइए। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापी है फ्रंट पेज पर, LIC लिस्टिंग नॉट लाइकली इन FY21। सरकार LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबसे पुरानी सरकारी कंपनी, आप सबका मेरा, हम कुछ ना कुछ LIC से लेते ही लेते हैं। 10% स्टेक बेचने की बात है और इसीलिए सरकार ने अपना विनिवेश का जो लक्ष्य था वो 2,10,000 करोड़ रुपए रखा था। BPCL का तो हो नहीं पा रहा है ऑन एंड, वो भी हो जाए तो कुछ पैसे आएंगे, वो हो जाएगा तो जानकार कह रहे हैं 1 लाख करोड़ ही आ पाएगा, और LIC की तो नहीं हो पाएगी इस बार डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए, एक कारण इसका शायद ये है कि ये जो कोविड-19 हुआ है उसमें LIC का आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट या जो आप कोई पब्लिक ऑफरिंग करेंगे तो आपको एक लंबा प्रोसेस होता है, आप जानते हैं उसका। आपको बाहर से लोग आते हैं, वो वैल्यूएशन करते हैं, उसको वेरीफाई करना पड़ता है, फिर सेबी में देना पड़ता है, फिर एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डालना पड़ता है, उसका एक टाइम होता है, फिर आप IPO करते हैं। तो हो सकता है कि एक कारण इसका होगा कि ये अब देर हो गया, कोविड के चलते ये थोड़ा देर हो गया, जिसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, है ना? तो ये ड्यू डिलिजेंस मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो जिसको कहा जाता है कि आप कोई भी कंपनी लिस्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिस्ट करके बोल रहे हैं ना कि मेरी कंपनी का वैल्यू इतना है, लेकिन आप जाकर तो कह नहीं सकते कि मेरे कंपनी का वैल्यू इतना है। तो आपका कोई एक आता है बाहर से, वो ऑडिट करते हैं, वो देखते हैं कि आपका कंपनी का असली वैल्यू कितना है, वो एक रेंज देते हैं कि इतना वैल्यू है, और आप फिर जाकर उसको अपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। अगर आपका कंपनी का वैल्यू 1 करोड़ है और आप 1 लाख शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, और ये 100 रुपए का शेयर आप खरीद सकते हैं मेरे एक IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। ये पूरा प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है। वो अभी कितने महीने बाकी है? 6 महीने बाकी है हमारे पास। अगर आपको लिस्ट करना है 6 महीने बाकी है, और आप इस तरीके से भी लिस्ट नहीं कर सकते हैं जब मार्केट डाउन है। अगर अचानक मार्केट डाउन है और आपने लिस्ट कर दिया तो क्या होगा? आपको जितना पैसा उठाना था आप उठा नहीं पाएंगे। तो ये सब देखते हुए आपको मुझे लगता है टाइम की ज्यादा जरूरत है। मैं दर्शकों को एक बार समझा दूं कि जब FY21 कहा जाता है, इसका नंबर है इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 21, और 21 है आखिरी डेट। 2021 यानी कि अप्रैल 2020 से मार्च 31, 2021, इसको फाइनेंशियल ईयर 21 कहा जाता है। तो इसलिए शायद सरकार सोच रही है कि इस साल ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अब यहां पर आज GST काउंसिल की बैठक भी हो रही है ऑन एंड, और अब उसमें बात ये आ रही है, वो 90,000 करोड़ की बात थी कि भाई इनका इस्तेमाल 97,000 करोड़, उसमें 1,10,000 करोड़ की भी कुछ बात आ रही है। लेकिन जो एक अहम खबर है इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, बिटर स्टार्ट टू शुगर केन सीजन, 8,400 करोड़ इन ड्यूज फ्रॉम मिल्स टू फार्मर्स। अब खरीदी शुरू हो गई है, गन्ना कटने लगा है, मिलों में जाने लगा है। 8,400 करोड़ रुपए जो मिल्स हैं उत्तर प्रदेश में अभी बकाया है, किसानों को ये पैसे देने हैं। नया सीजन शुरू हो गया, गन्ना कटना शुरू हो गया, पुराने पैसे नहीं मिले हैं। आपको एक बात बताओगे, आपको याद होगा कि 2018 के सीजन में भी, 2018-19 के सीजन में भी ये हुआ था, जो विंटर सीजन था, मुझे याद है, उसमें बहुत सारे किसान गुस्से में थे कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारा किसान वो उठाया नहीं जा रहा है।
और इसमें भी एक टाइप का एमएसपी दिया जाता है शुगर केन में, और एक फेयर प्राइस भी कैलकुलेट करके बताया जाता है, और किसानों ने कहा था कि उठाया नहीं जा रहा है। मुझे याद है कि मैं कॉर्बेट गया था 2 दिन की छुट्टी पे संदीप, और वो बिल्कुल उसी टाइम पे शायद यूपी का एक फेज चल रहा था, और पूरे रोड पे आप देखते लाद कर किसान गन्ना लेकर जा रहे, क्योंकि यूपी सरकार ने बहुत तेजी से ये स्टार्ट किया था कि खरीदिए खरीदिए, क्योंकि वोट देना है, खरीदिए, पैसे दीजिए, किसान गन्ना, किसान को पैसे दीजिए। अब आप देखिए 2019 का इलेक्शन तो चला गया है, और उसके बाद जो सीजन आया था, मुझे लगता है ये 2019 का अक्टूबर सितंबर का सीजन है, उसके बाद उसका कटाई होता है, वो क्रशिंग सीजन आता है बाद में, और वो जाकर पहुंचता है। अब क्रशिंग सीजन जो है इस साल का 2020 का जो क्रशिंग सीजन है, वो यूपी में मार्च से मई के अंदर खत्म हो जाता है। उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कोई इलेक्शन तो है नहीं अभी ना। अब तो नहीं, इलेक्शन इसमें आएगा एक और खेल है। 2022 देखिए, में। आज हमने बड़ी खबर ऑनलाइन ब्याज पर ब्याज में राहत मिल गई। बिल्कुल। देखिए, गन्ना किसानों का इस खबर में भी पूरी रिपोर्टर ने पूरी जानकारी हासिल नहीं की है, जो मुझे समझ में आ रहा है। यहां बस ये कह दिया गया 8,400 करोड़ के ड्यूज बाकी हैं। सहारनपुर में आपने क्योंकि चुनाव का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी थी, किसानों को 14 दिन के भीतर उनका बिल्कुल पैसा मिल जाएगा, और नहीं मिला तो ब्याज मिलेगा, उस पैसे पर ब्याज मिलेगा। तो ये 8,400 करोड़ में ब्याज नहीं इंक्लूड किया है रिपोर्टर ने, शायद इंक्लूड ये अमाउंट कहीं ज्यादा आएगा। हाँ, ब्याज भी तो देना होगा ना किसानों को, ये तो प्रधानमंत्री का वादा है। और आप देखिए कि ये जो सेंटर को 2-3 हेड्स पे सब्सिडी देना पड़ता है, जो गन्ना जो मिल के हैं उनको। एक तो एक्सपोर्ट सब्सिडी एक होता है, और एक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी होता है। लगता है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी शायद 25 रुपए प्रति किलो का ऐसा कुछ दिया जाता है, सपोर्ट 24-25 रुपए के आसपास। तो आप देखिए कि 3,900 करोड़ के आसपास सरकार ने, सेंटर ने रिलीज नहीं किया अभी तक, वो पैसा रिलीज ही नहीं हुआ। तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि जब इलेक्शन नहीं है तब गन्ना किसान को पैसा मिलने में बहुत टाइम लगेगा, जब इलेक्शन आएगा तब तुरंत मिलेगा। यही खेल है पूरा। ये खेल शायद गन्ना किसानों के लाइफ में पिछले 50 साल से चल रहा है। और यही हिंदुस्तान टाइम्स ने एक और खबर छापी है फ्रंट पेज पर, सेवरल क्रॉप सेल बिलो एमएसपीज अमिड लेजिस्लेशन डिबेट। राजनीति भी हो रही है, चर्चाएं भी हो रही हैं, वाद विवाद भी हो रहे हैं एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, और इस बीच एमएसपी से नीचे की खरीदी हो रही है। इसमें सोयाबीन, रागी, भुट्टा मतलब मक्का, इन तमाम चीजों की। वैसे भी एमएसपी पर असल में धान यानी कि जीरी चावल और कणक यानी कि गेहूं, इसी में सबसे ज्यादा खरीदी होती है, बाकियों में तो होती ही नहीं है ढंग से, और एमएसपी से नीचे हो रही है। पंजाब में भी और नॉर्थ इंडिया में बासमती पर भी लगभग 30% कम मिल रहा है एमएसपी से। ये भी बिल्कुल रिपोर्ट आया है। मतलब पैडी में भी ये नहीं हो रहा है। अब एक आखिरी खबर, दिल्ली स्कूल्स वोंट रीओपन दिस मंथ, चिल्ड्रंस हेल्थ इज पैरामाउंट, डिप्टी सीएम ऑर्डर अप्लाइज टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री भी हैं। इस महीने, पूरे महीने, हम 4 तारीख में बैठे हैं, इस महीने नहीं खुलने वाले हैं स्कूल, वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों। पर अभी भी इसमें भी असमंजस है। ये अखिल भारतीय स्तर पर एक नीति क्यों नहीं है हमारी कि कब स्कूल खोलेंगे? राज्यों को दे दिया गया, खोलना है खोल लो, नहीं खोलना है खोलो, मत खोलो, कोई ट्रायल बेसिस पर कुछ जिलों में खोल रहा है। मुझे लगता है संदीप जी, उसमें शायद एक कारण ये है कि सरकार ने कहा है कि हमारे देश में लगभग 60 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कोविड-19 बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे काफी डिक्लाइन हो चुका है। जैसे कि अगर आप नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखें, वो भी उस रेट से और नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि घट चुके हैं। अब लगभग 75-80 हजार के आसपास केसेस हो रहे हैं। और जो पॉजिटिव रेट भी है, जैसे कि अगर हम टेस्टिंग देखें तो ऑफिशियल आंकड़े अगर आप देखें तो सितंबर 3 तक जो आंकड़े हैं
वो लगातार हमारे अक्टूबर 3 तक जो आंकड़े हैं, लगातार टेस्टिंग भी बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट थोड़ा कम हुआ है 8.3%। जो सबसे बुरे अफेक्टेड स्टेट्स या सिटीज हैं, जैसे पुणे हैं, जहां पे मुझे लगता है लगभग 3 लाख केसेस पुणे में ही सिर्फ हैं, लेकिन और महाराष्ट्र में बॉम्बे है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो स्टेट ही तय कर पाए, जहां पर शायद अब कोविड-19 उतना बड़ा नहीं है। तो वहां पर देखना ये भी होगा, आपके भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, हम भी तैयार हैं क्या बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जब स्कूल खुले या खोल दिए जाए? बिल्कुल। तो जैसे दिल्ली में आप खोल नहीं सकते क्योंकि कोविड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। गुड़गांव में भी आप नहीं खोल सकते, लेकिन क्या हरियाणा सरकार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग तो ये सरकारों को भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आपने आज की खबरें समझाई। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।